हेलो एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आज का ये लेक्चर होगा गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन पढ़ना है या इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकता है। दोनों का पहला क्लास हो चुका है। दोनों क्लासेस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर वो देख सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, और गैसेस तो हमारे यहाँ चल ही रहे। इस गैसियस के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ लिया था। आज उसी बॉयल्स लॉ के कुछ सवालों को भी देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ 100 mm इन लेंथ इज कंटेन्ड इन द मिडल ऑफ अ नैरो ट्यूब ऑफ 1 मीटर लॉन्ग विच इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। तो इसने क्या कहा है यहाँ तक सवाल में? उसने कहा है एक हमारे पास कॉलम है। इस कॉलम की अगर मैं पूरी लंबाई की बात करूं तो एक कॉलम का पूरा लेंथ है हमारे पास यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो उसने कहा 1 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिसके सेंटर में मर्करी प्रेजेंट है। और मर्करी कितना है? 10 सेंटीमीटर वाइड। मर्करी है 10 सेंटीमीटर वाइड। बोथ द हाफ्स ऑफ द ट्यूब कंटेन्ड एयर एट अ प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg। दोनों तरफ एयर प्रेजेंट है, इसके दोनों तरफ गैसेस प्रेजेंट है, और दोनों गैसेस का प्रेशर क्या है? इक्वल है, 76 सेंटीमीटर Hg, और यहाँ पर भी 76 सेंटीमीटर Hg, यानी कि दोनों गैसेस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। बाय व्हाट डिस्टेंस विल द कॉलम ऑफ Hg लाई डिस्प्लेस्ड इफ द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल, assuming the decrease in length of mercury column to be negligible, and also take the process at constant temperature। यानी कि प्रोसेस है आइसोथर्मल और क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है। तो यानी कि क्लोज्ड कंटेनर में होने का मतलब अमाउंट फिक्स और टेम्परेचर भी फिक्स है। यहाँ बॉयल्स लॉ यानी कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं, बॉयल्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दोनों तरफ प्रेशर सेम है, दोनों तरफ मोल्स भी सेम है, दोनों तरफ टेम्परेचर भी सेम है। तो यहाँ पर जितना गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी होगा। मान लेते हैं इस वॉल्यूम को V0 के बराबर, और दोनों तरफ प्रेशर को मान लेते हैं P0। तो अगर मैं दोनों गैसेस के लिए P0 इंटू V0 का वैल्यू निकालूँ तो दोनों का प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो दोनों का वैल्यू K के बराबर आएगा। अब ये P0 हमें कितना दे रखा है सवाल में? 76 सेंटीमीटर Hg, और V0 अगर निकाले तो V0 होता है एरिया इंटू हाइट के बराबर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्यूब का नहीं दिया हुआ, उसे A ही रहने देते हैं। हाइट मुझे पता है, दोनों तरफ गैस की जो हाइट है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर। क्यों है 45 सेंटीमीटर? बिकॉज प्रेशर सेम तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और वॉल्यूम तभी सेम हो सकता है जब दोनों तरफ का हाइट बराबर हो। तो पूरा 100 सेंटीमीटर था, जिसमें से 10 सेंटीमीटर तो है मरकरी, तो बचा हुआ 90 सेंटीमीटर दो हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है। तो दोनों हाफ्स में कितनी हाइट आएगी? 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कितनी? 45 सेंटीमीटर। तो दोनों गैसेस के लिए हाइट हो गई 45 सेंटीमीटर, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा? बॉयल्स कांस्टेंट K के बराबर। तो सबसे पहले तो इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए गैसेस के लिए PV का वैल्यू निकाल लिया। अब उसने क्या कहा है? हमने इस कॉलम को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज कर दिया। अब हमने इस कॉलम को उठाया और वर्टिकली प्लेस कर दिया। अब कॉलम को जब हमने वर्टिकली प्लेस किया तो यहाँ पर ग्रेविटी का भी असर होगा। ग्रेविटी के असर की वजह से मर्करी कॉलम का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन मर्करी की जो विड्थ है वो अभी भी इसने कहा 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसने कहा है जो मर्करी की विड्थ में चेंज है वो नेग्लिजिबल है, वो जितना पहले था उतना ही अब भी होगा, यानी कि अब भी वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन ग्रेविटी की असर की वजह से ऊपर वाली जो गैस है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगी। वो एक्सपैंड करेगी तो पहले वो कितनी थी? 45 सेंटीमीटर। एक्सपैंड करेगी तो कुछ वैल्यू बढ़ेगी। ये वैल्यू को मान लेते हैं x के बराबर। ये वैल्यू जो इंक्रीज़ हुआ वो x के बराबर इंक्रीज़ हुआ। तो जब ये गैस एक्सपैंड करी तो इसका प्रेशर बदल जाएगा। इनिशियल था P0, अब मान लेते हैं इसका प्रेशर हो गया P1 के बराबर। अब नीचे जो गैस प्रेजेंट थी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये गैस क्या करेगी? कंप्रेस होगी। कितनी कंप्रेस होगी? पहले 45 थी, अब कंप्रेस होकर
कुछ वैल्यू घटेगा, कितना वैल्यू घटेगा, x ही घटेगा। क्यों x घटा? बिकॉज पूरा कॉलम अभी भी कितना लंबा होगा, कितनी उसकी हाइट होगी, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 100 सेंटीमीटर तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। तो यानी कि जितना ये एक्सपैंड करेगा उतना ही ये कंप्रेस करेगा, बिकॉज टोटल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ये बात समझ गए? तो यहाँ पर अगर देखें तो ये गैस कंप्रेस करी, तो कंप्रेस करने की वजह से इसका भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसका प्रेशर मान लेते हैं चेंज होकर हो गया P2 के बराबर। तो अब यहाँ P2 और P1 को अगर मैं रिलेट करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ, ये जो P2 प्रेशर लग रहा है इस गैस पे, ये दो प्रेशर्स को कंबाइन करके लग रहा होगा। एक तो प्रेशर P1 गैस लगा रही है, दूसरा मरकरी का जो एक कॉलम है 10 सेंटीमीटर वाइड, ये भी अपना प्रेशर लगा रहा होगा इस नीचे वाली गैस पर। तो अगर मैं P2 प्रेशर की बात करूं तो ये P2 प्रेशर होगा P1 प्रेशर प्लस जो मरकरी प्रेशर लगा रही है, और मरकरी की वजह से, मरकरी के जो ये 10 सेंटीमीटर का कॉलम है, इसकी वजह से भी जो प्रेशर लग रहा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो P2 बराबर आ गया P1 प्लस 10 के। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल में वो यही पूछ रहा है कि जब हमने इसे वर्टिकली रखा तो ये x वैल्यू कितना चेंज किया है, कितना ये मरकरी शिफ्ट किया है, ये मरकरी शिफ्ट किया है x वैल्यू। इस x वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है। इस x वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉयल्स लॉ को। क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज अमाउंट और टेम्परेचर दोनों फिक्स है। तो अगर मैं गैस की बात करूँ, पहली गैस की अगर बात करूँ तो उसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम था P0 V0। अब उसका प्रेशर और वॉल्यूम है P1 V1 के बराबर। सेकेंड गैस की बात करें तो उसका भी इनिशियल प्रेशर P0 V0, अब प्रेशर बन गया P2, वॉल्यूम बन गया V2 के बराबर। तो ये जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम था, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। ये कितना आता है, 76 इंटू A इंटू H के बराबर, विच इज़ 45। इसी तरीके से फाइनल प्रेशर की बात करें तो फाइनल प्रेशर P1 है, जो कि हमें नहीं पता। फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, और हाइट जो है पहली गैस की वो एक्सपेंशन की वजह से बढ़ गई होगी। ये हाइट हो गई है 45 प्लस x के बराबर। अब a तुम कहोगे a तो फिक्स रखा है मैंने। a क्यों फिक्स रखा? बिकॉज चाहे मैं हॉरिजॉन्टल एक ट्यूब को पकड़ूं चाहे मैं वर्टिकल पकड़ूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है a का, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से P1 का एक्सप्रेशन अगर देखें तो P1 आएगा 76 इंटू 45 अपॉन, डिवाइड में ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म 45 प्लस x। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं P2 का एक्सप्रेशन बनाऊँ तो P0 V0 हमारे पास पहले से ही है 76 इंटू A इंटू 45। फाइनल प्रेशर है P2, फाइनल वॉल्यूम मुझे नहीं पता, ये मान लेते हैं एरिया इंटू हाइट। हाइट अब इसकी कम हो गई 45 माइनस x। तो यहाँ पर फिर से देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है तो ये कट गया। यहाँ से P2 का एक्सप्रेशन आ गया 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस x। तो ये हमारे पास P2 की इक्वेशन बन गई। इस P2 की इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये P1 का इक्वेशन बना था, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, बस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 के हिसाब से P2 जो कि हम निकाल चुके हैं 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस x, ये बराबर था P1 हमने निकाला 76 इंटू 45 अपॉन 45 प्लस x प्लस 10 के बराबर। ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया है और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ किया है। तीनों को सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल है x, और इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हारा x का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू आ जाएगा सीधा 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो मरकरी जो डिस्प्लेस हुआ इस कॉलम को हॉरिजॉन्टल से जब हमने वर्टिकल में कन्वर्ट किया तो जो मरकरी डिस्प्लेस हुआ वो 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ की मदद से ये सवाल कर सकते हैं।
अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है, आ भी सकता है, कुछ पेपर्स में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैम का प्रीवियस ईयर भी रह चुका है। A trapped air bubble of volume V is released from a depth h measured from the water surface in a large water tank. The volume of the bubble grows to 2V as it reaches just below the surface. The temperature of water and pressure above the water remains constant throughout the process. If the density of water is 1000 kg per meter cube and acceleration due to gravity is 10 meter per second square, then the depth h is, डेप्थ को कैलकुलेट करना है। देखो तुम्हें लग रहा होगा पढ़ने से ये सवाल बहुत बड़ा है, एक्चुअल में ये सवाल है बहुत आसान। कुछ नहीं है, वो क्या कह रहा है, एक लेक है, लेक बना लेते हैं, यहाँ पर ब्लू है पानी जिसका, बिल्कुल यहाँ पर लेक बनाई एक। इस लेक की बॉटम में, इस लेक के ही बॉटम में h डेप्थ पर, लेक जो बनाई है हमने इसके h डेप्थ पर एक बबल है, यहाँ पर एक बबल है। इस बबल का जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो कह रहा है v है। अब ये बबल धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पर जब ये बिल्कुल सरफेस के जस्ट नीचे था, इसका वॉल्यूम डबल हो गया और 2v हो गया। अब तुम सोचोगे सबसे पहले तो ये वॉल्यूम बढ़ा क्यों? वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रेशर घट जाता है। कैसे प्रेशर घटा इस बात को समझो। अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करूं, इस सिचुएशन में कितना प्रेशर लग रहा था इसकी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर दो प्रेशर लग रहे थे। एक प्रेशर तो अर्थ के ऊपर सबको ही फील होता है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम P0 मान रहे हैं, इसका वैल्यू है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये प्रेशर लग रहा होगा इस बबल के ऊपर, दूसरा ये जो h हाइट वाटर की है ये भी इस बबल के ऊपर प्रेशर लगा रही थी। तो दोनों प्रेशर लग रहे थे, एक तो लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा वाटर की ये h हाइट भी जब प्रेशर लगाएगी तो इसकी वजह से कितना प्रेशर लगेगा, ρgh। तो यहाँ पर तो प्रेशर लग रहा था P0 प्लस ρgh। लेकिन जब ये बबल जस्ट सरफेस के नीचे है तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई पानी नहीं है, तो पानी का कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो केवल एटमॉस्फेयर का लगेगा, यानी कि फाइनल प्रेशर जो लग रहा है वो P0 के बराबर है। ठीक है, तो प्रेशर कम हुआ इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया। और इसने प्रोसेस के दौरान कहा है कि हमारा टेम्परेचर भी फिक्स रहने वाला है। तो अगर टेम्परेचर फिक्स रहने वाला है तो यहाँ बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। बॉयल्स लॉ लगा दो, P1V1 बराबर P2V2 के। P1 कितना था, P0 प्लस ρgh। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V, जब ये बबल नीचे था। ऊपर गया तो प्रेशर घट के P0 रह गया और वॉल्यूम डबल हो गया 2V के बराबर। अब यहाँ पर V है, ये भी V है, कैंसल। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ρgh 2P0 माइनस P0 के बराबर। यहाँ से अगर मैं h की बात करूँ तो h आएगा P0 अपॉन ρg के बराबर। और P0 दिया था 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो दिया था 10⁵ kg पर मीटर क्यूब और g का वैल्यू तो फिक्स ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से तो यहाँ पर 10 है, 10⁵ है, ये 10⁵ है, तो वैल्यू तो आएगी 10। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन जो होता है, न्यूटन होता है फोर्स और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है kg, एक्सेलरेशन है मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर kg और मीटर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे न्यूटन के साथ, बचा हुआ मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल यूनिट आएगा मीटर में। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया, 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये IIT जैम ने पूछा भी हुआ है सवाल और दोबारा भी पूछ सकता है अलग अलग पेपर में। इस सवाल से तुम्हें ρgh का भी फंक्शन पता लग गया, प्रेशर किस तरह से ऐड होता है ये भी पता लग जाएगा। तो अब बॉयल्स लॉ को अच्छे से समझने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की अगर बात करें तो इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट ए यानी कि डिग्री सेल्सियस की टर्म्स में पढ़ेंगे और फिर इसी को केल्विन की टर्म्स में भी स्टडी करेंगे। चार्ल्स लॉ की अगर बात करें, इसका एक्सप्रेशन क्या था, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर increases or decreases by 1/273 of its volume
at 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है लेकिन वैसे बहुत आसान है। चार्ल्स ने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को लिंक किया हुआ है। इसने क्या कहा कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम V0 है, तो अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो प्रेशर जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो वॉल्यूम 1/273 ऑफ V0 का इंक्रीज देखा गया। इसने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसका इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। कितना इंक्रीज होता है, 1/273 ऑफ V0। इसी तरीके से उसने कहा अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, 2/273 V0। इसी तरीके से अगर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होगा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज होगा T/273 इंटू V0। इतना इंक्रीज होता है, यानी कि 1 डिग्री राइज करने पर 1/273 इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये 1/273 किसका है, जो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में थी उसका 1/273 हमेशा इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे। 2 डिग्री पे 2/273, T डिग्री पे T/273 V0, इतना इंक्रीज हुआ। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, V0 को कॉमन ले जाऊं तो V0 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। अब इसी में ही LCM अगर लें तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस VT है, ये VT आएगा V0 T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अपॉन 273 के बराबर। तो इस इक्वेशन ने प्रूव कर दिया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब इसी पर बेस्ड क्या था, चार्ल्स ने एक ग्राफ भी दिया। इस ग्राफ की अगर बात करें तो ये ग्राफ बेस्ड है इस इक्वेशन पर, जो VT है, जो हमने पीछे इक्वेशन निकाला उसी पर बेस्ड है। VT है V0 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 के बराबर। इस इक्वेशन पर बेस्ड है ये ग्राफ। अब इस इक्वेशन में जो ये T डिग्री सेल्सियस है, मान लो इस टेम्परेचर को मैं -273 डिग्री सेल्सियस रख दूं, तो ये -273 है, ये +273 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास वॉल्यूम जो आएगा -273 डिग्री सेल्सियस पे वो आएगा 0। और मुझे पता है मिनिमम वॉल्यूम 0 ही हो सकता है, वॉल्यूम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये मिनिमम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के नीचे जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं, बिकॉज इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो गई, ज़ीरो। तो इस कर्व में भी अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया है और टेम्परेचर जब -273 था तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम कितना था, 0। और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। अब इस कर्व में मैंने एक्सट्रापोलेशन को क्यों यूज़ किया है, इस चीज़ को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो स्ट्रेट लाइन कर्व चला। अब यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मैंने कहा था वॉल्यूम है वो कितनी वॉल्यूम ली थी, V0 के बराबर। तो ये इंटरसेप्ट बताएगा V0 को और स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा। तो ये तो कर्व था वॉल्यूम और टेम्परेचर का, कब, जब टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखा। अब ऐसे ही इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया चार्ल्स ने और अपना सेकेंड फॉर्म दिया। चार्ल्स ने इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे किया, उसने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस हमने निकाला है V0 T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अपॉन 273। अब उसने कहा ये जो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे केल्विन स्केल। इसी टेम्परेचर को क्या कर दिया उसने, केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से ही हमारा नया केल्विन स्केल स्टार्ट हो गया। तो उसने T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया। और मैंने शुरू में ही बताया था जब भी टेम्परेचर केल्विन में लिखो तो कैपिटल T को यूज़ करेंगे। तो ये कैपिटल T केल्विन स्केल का टेम्परेचर, बाकी एज इट इज़ वैल्यू 273 और V0 आ गया। अब V0 है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस
और ये वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है एक गैस के लिए। अगर मैं सेम गैस ले रहा हूँ तो उसके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है ऑलमोस्ट। तो ये भी कांस्टेंट है और 273 भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट डिवाइड होके एक नया कांस्टेंट देंगे जिसे बोला k, और ये k यहाँ पर कहलाया चार्ल्स कांस्टेंट। ये k यहाँ पर कहलाएगा चार्ल्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया Vt वॉल्यूम ऑफ गैस एट T केल्विन इज इक्वल टू KT के बराबर। और यहाँ से प्रूव भी हो गया कि वॉल्यूम केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर चार्ल्स ने अपना सेकंड फॉर्म दिया केल्विन स्केल को लेकर। आइए इस सेकंड फॉर्म को भी अगर देखें तो सेकंड फॉर्म उसने केल्विन स्केल के लिए दिया है, जिसमें उसने क्या कहा, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अप्लाइड टू इट। देखो ये फॉर्म, ये एक्सप्लेनेशन आसान है समझनी, इसीलिए ये भी पढ़ते हैं। अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट लूँ गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो इसने सिंपली यही कहा कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब है, जब कांस्टेंट प्रेशर हो और कांस्टेंट अमाउंट। अमाउंट से इसका मतलब क्या है, मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे थे, चार्ल्स कांस्टेंट। यहाँ से इक्वेशन बन गई वॉल्यूम इज इक्वल टू KT के बराबर। इसी को रीअरेंज करके लिखा है V/T किसके बराबर होगा, चार्ल्स कांस्टेंट। और ये चार्ल्स कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट रहने वाला है जब तक प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। अगर प्रेशर बदलोगे, नंबर ऑफ मोल्स बदलोगे तो ये K भी बदल जाएगा। लेकिन जब तक P एंड N कांस्टेंट हैं दोनों, तब तक ये K कांस्टेंट है। और अगर K कांस्टेंट है तो तुम चाहो तो लिख सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 के बराबर। लेकिन मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर जाए, अगर नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर गए तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगा इक्वेशन का V1/N1T1 इज इक्वल टू V2/N2T2 के बराबर। ये मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगा इस इक्वेशन का। और ऐसी ही मॉडिफाइड इक्वेशन पे मैंने एक बैलून वाला सवाल भी कराया था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में। लास्ट सवाल जो था वो इसी मॉडिफाइड फॉर्म पे था, और मैंने समझाया भी था ये मॉडिफाइड फॉर्म कब यूज़ करनी है, जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गई। तो आई होप यहाँ से आपका डेरिवेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा चार्ल्स का। अब ग्राफिकल फॉर्म्स में इसे समझते हैं कि ग्राफ की टर्म्स में अगर जाएं तो ग्राफ की टर्म्स में किस तरह से हमें चार्ल्स के साथ डील करना है। तो ग्राफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्राफ सबसे पहला है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। वॉल्यूम जैसा कि मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। लेकिन आप लोग देखें तो मैंने यहाँ पर दो कर्व्स बनाए हैं। एक कर्व में ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, और एक कर्व में ये वैल्यू 0 से स्टार्ट तो है लेकिन विद एक्स्ट्रापोलेशन। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन और विदाउट एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या है, ये ग्राफ में क्यों लगाया है और कब लगाएंगे। तो अगर मैं विदाउट एक्स्ट्रापोलेशन यानी ये इस डायरेक्ट कर्व की बात करूं, तो इस डायरेक्ट कर्व को बनाया है मैंने आइडियल गैस के लिए। ये विदाउट एक्स्ट्रापोलेशन क्या दिखा रहा है, ये जो कर्व है वो आइडियल गैस का कर्व है। क्यों बनाई ये आइडियल गैस का कर्व, क्योंकि मान लो मैंने एक डब्बे के अंदर आइडियल गैस को रखा और ऊपर पिस्टन लगा दिया। अब मैंने शुरू में बताया था आइडियल गैस वो गैस है जिसके पार्टिकल्स का, जिसके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट क्या है, 0। अगर पार्टिकल का कोई वॉल्यूम ही नहीं है तो मैं इस पिस्टन को दबाते हुए बिल्कुल बॉटम के साथ लगा सकता हूँ, यानी कि आइडियल गैस का वॉल्यूम जो हो सकता है वो ऑलमोस्ट 0 हो सकता है। लेकिन अगर मैं रियल गैस की बात करूँ, ये जो कर्व है वो रियल गैस का है, तो रियल गैस के केस में हमने कहा था कि पार्टिकल्स के पास खुद का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। ये शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने बताया था पार्टिकल का खुद का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं पिस्टन को दबाऊं तो मैं पिस्टन को बॉटम से टच नहीं करा सकता, बिकॉज ये पार्टिकल्स पिस्टन को नीचे तक जाने नहीं देंगे। तो मैं वॉल्यूम को यहाँ तक तो डिक्रीज करा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद पिस्टन नीचे नहीं जाएगा। तो एक्चुअल में मैं वॉल्यूम को 0 नहीं कर पाया। और एक्स्ट्रापोलेशन में तभी यूज़ करता हूँ जब फिजिकली मैं इन वैल्यूज़ को अटेन नहीं कर सका।
लेकिन स्लोप कांस्टेंट होने के बाद एक्स्ट्रापोलेशन की मदद से मैं ये निकाल सकता हूँ कि अगर मैं इन वैल्यूज को फिजिकली अचीव करता तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर होते। तो एक्स्ट्रापोलेशन ये बता रहा है कि वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकती, और वॉल्यूम जीरो किस केस में नहीं हो सकती? रियल गैस के केस में। तो कभी भी तुम ग्राफ के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन और विदाउट एक्स्ट्रापोलेशन को देखो तो ग्राफ को सिर्फ ये नहीं समझना ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी समझना है कि वो किस गैस का ग्राफ है, आइडियल का है या रियल गैस का है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर्व की अगर बात करें तो चार्ल्स का ही नेक्स्ट कर्व है v/t वर्सेस t का। अभी अभी हमने देखा था v है k t के बराबर, यानी कि v/t है k के बराबर, और ये जो k है वो चार्ल्स कांस्टेंट है, और ये चार्ल्स कांस्टेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर के ऊपर। तो ये चार्ल्स कांस्टेंट ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता ना ही टेम्परेचर पे। तो अगर मैं ये v/t का ग्राफ बनाऊं t के साथ, या फिर मैं ग्राफ बनाऊं v के साथ, तो v/t चार्ल्स कांस्टेंट के बराबर है, और चार्ल्स कांस्टेंट ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना ही वॉल्यूम पे। तो जो कर्व बनेगा वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा दोनों के केस में। तो ये कर्व तुमसे पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं कर्व्स के बेसिस पे चार्ल्स लॉ के कुछ सवाल भी पूछ सकता है वो तुमसे। जैसे कि सबसे पहला सवाल क्या पूछ सकता है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्रेशर। एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा करेक्ट ऑर्डर बताओ प्रेशर का। ऐसा ही सवाल मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, और मैंने तब भी बताया था कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो कुछ ना करो, बस x को कांस्टेंट कर दो और y पे जो वैल्यूज मिले उनसे जवाब दो। देखो जैसे मैंने x को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे मुझे अलग अलग वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर P1 प्रेशर की बात करें तो उस पर वॉल्यूम मिला V1, फिर P2 पे वॉल्यूम मिला V2, फिर V3, फिर V4। अब ये y एक्सिस में ऊपर जाते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यानी कि V1 सबसे बड़ा, फिर V2, फिर V3, और फिर क्या है? V4। और हमें बॉयल्स ने सिखाया था प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली है। तो अगर V4 सबसे कम वॉल्यूम है तो इसका मतलब इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा। अगर V1 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है तो इसका प्रेशर सबसे कम रहा होगा, और बीच में ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी P2, P3। तो जो वॉल्यूम का ऑर्डर है उसका उल्टा किसका ऑर्डर होगा? प्रेशर का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता हमारा? P4 सबसे बड़ा, फिर P3, फिर P2, फिर P1। इसी तरह से चार्ल्स का एक और न्यूमेरिकल देखें तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये थर्मो के भी एक कंसेप्ट को सिखाएगा, और जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ऐसा सवाल आ सकता है, और इस सवाल में बच्चा कभी कभार गलती भी कर देता है। देखो क्या सवाल है। एन ओपन कंटेनर कंटेन्स एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 Kelvin. The container is heated to such a temperature so that the gas coming out is 2/3 of initial amount present in the container. Find the final temperature of the system. सबसे पहले तो सवाल को समझो। सवाल में वो क्या कह रहा है कि हमने एक ओपन कंटेनर लिया है, हमने यहाँ पर एक ओपन कंटेनर लिया, और ओपन कंटेनर में कुछ गैस के पार्टिकल्स थे। कितने पार्टिकल थे? मान लेते हैं n पार्टिकल्स थे गैस के, n मोल्स थे गैस के। और टेम्परेचर कितना था इस वक्त सिस्टम? इस वक्त मान लेते हैं टेम्परेचर हमें दिया हुआ है जो 300 Kelvin के बराबर। अब उसने क्या किया? इस कंटेनर को हीट किया। ये जो कंटेनर था इसे हीट किया, और हीट करने की वजह से क्योंकि ओपन कंटेनर है तो गैस के कुछ पार्टिकल्स बाहर आ गए। ठीक है, गैस के कुछ पार्टिकल्स बाहर आ गए। कितने पार्टिकल बाहर आए? ये कह रहा है 2/3 ऑफ इनिशियल अमाउंट बाहर आ गए। इतने पार्टिकल बाहर आ गए हैं, 2/3 ऑफ इनिशियल बाहर आ चुके हैं। तो अंदर कितने पार्टिकल्स बचे? इनिशियल थे n, जिसमें से 2/3n बाहर आ चुके हैं, तो अंदर पार्टिकल्स कितने बचे? n/3। तो अंदर पार्टिकल्स इतने बचे हुए हैं। अब ये टेम्परेचर कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सवाल है बेसिकली। मुझे इनिशियल मोल्स, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल मोल्स भी पता है, फाइनल टेम्परेचर मुझे निकालना है, और सवाल है ओपन कंटेनर का। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना। ओपन कंटेनर के केस में, ओपन जब हमारा कंटेनर होगा तो इस केस में याद रखना, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दूसरा प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है।
वॉल्यूम को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते गैस के लिए ओपन कंटेनर में, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, पूरा यूनिवर्स का वॉल्यूम अवेलेबल होगा। और प्रेशर की अगर बात करें तो ओपन कंटेनर में जो प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, तो प्रेशर भी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर दोनों चीज़ें कांस्टेंट है और मैं यहाँ पर चार्ल्स लॉ को यूज़ करूँ, तो चार्ल्स लॉ का कौन सा वर्जन यूज़ करूँगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे थे, और नंबर ऑफ मोल्स जब चेंज होंगे तो V1 बाय N1T1 बराबर आएगा V2 अपॉन N2 T2 के, ये वाला फॉर्म यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 V2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन बना N1T1 बराबर N2 T2 के, और N1 क्या था यहाँ पर और N2 कितना था, N1 था हमारे पास N मोल्स थे, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300, फाइनल मोल्स कितने रह गए सिस्टम में, याद रखना कितने मोल्स बचे हैं इसको देखना है हमें, कितने बचे हैं 1/3N, और टेम्परेचर फाइनल ये हमें निकालना है। N से N कटा, T2 किसके बराबर आ गया 3 × 300, यानी कि वैल्यू कितनी आई 900 केल्विन के बराबर, तो फाइनल टेम्परेचर आ गया 900 केल्विन, तो इसका आंसर क्या होगा 900 केल्विन। तो आई होप आप लोगों को चार्ल्स लॉ समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वहाँ से चार्ल्स लॉ के सवाल करें, और अगर आपको मटेरियल चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो नीचे लिंक दिए होंगे, आप टेलीग्राम पर भी मांग सकते हैं और फेसबुक के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, आप मैसेज करके इन क्वेश्चंस की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।